दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोग ग्रेडियंट ऑपरेटर को पढ़ रहे थे। ग्रेडियंट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारी जगह पे आप फिजिक्स में इसको देखोगे। तो मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट ऑपरेटर जो है वो चेंज को बताता है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे, अगर जैसे कोई सरफेस है, सोचिए कोई स्केलर फील्ड है मेरे पास, ठीक है, तो कोई स्केलर फील्ड है, कोई टेम्परेचर फील्ड मान लो या प्रेशर फील्ड मान लो, ठीक है, कोई इस तरह की स्केलर फील्ड है। तो इस स्केलर फील्ड पे अगर आप ग्रेडियंट ऑफ एफ ले रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आप इसके नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज को देख रहे हो। और याद रखिए, अगर ये फील्ड जैसे टेम्परेचर फील्ड है, सोचिए अगर ये जो एफ है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस सरफेस पे मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल सरफेस को दिखा रहा है ये, ठीक है। अब अगर आप इसके नॉर्मल डायरेक्शन में चलते हो तो ये मैक्सिमम रेट को भी बताता है कि टेम्परेचर मेरा मैक्सिमम किस रेट से चेंज होगा। उसके लिए आपको नॉर्मल डायरेक्शन में चलना पड़ेगा सरफेस के। इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ एफ ना सिर्फ चेंज को बताता है बल्कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताता है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में बताएगा। पर यूनिट लेंथ बोल सकते हो कि पर यूनिट लेंथ नॉर्मल डायरेक्शन में किस रेट से बदल रहा है ये वो बता रहा है। और नॉर्मल डायरेक्शन में जब आप चलते हो तो उस डायरेक्शन में जो भी ये सरफेस जिस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैक्सिमम रेट से चेंज होगी। अगर आप यहां पे बैठे हो तो अगर मैं बोलूं कि बताओ वो कौन सी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर मैक्सिमम रेट से बदलेगा, वो इसके नॉर्मल डायरेक्शन होगी, इधर या इधर, ठीक है। अगर आप यहां पे बैठे हो तो इस डायरेक्शन में चलोगे तो टेम्परेचर मेरा मैक्सिमम रेट से चेंज होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रेट से कोई फील्ड चेंज हो रही है, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो उसके परपेंडिकुलर होगी। जिस सरफेस पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस सरफेस पे टेम्परेचर मान लीजिए फिक्स है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो अगर इसके नॉर्मल चलोगे तो नॉर्मल डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट से मेरा टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है। तो आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका मैंने थोड़ा सा एक और मॉडिफिकेशन किया है क्योंकि अब आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। एनीवे, चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक ग्रेडियंट थ्योरम भी होती है, ठीक है, ग्रेडियंट थ्योरम। ग्रेडियंट थ्योरम क्या थी बताओ जरा। ग्रेडियंट थ्योरम, ग्रेडियंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप कोई भी स्केलर फील्ड है उसका ग्रेडियंट ले रहे हो और डॉट डीएल कर रहे हो और उसको किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, तो वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट बी माइनस फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट ए, ये उसको दिखाएगा। और डीएल कोई भी जनरल डायरेक्शन हो सकती है। अब आप बोलोगे सर ये निकालें कैसे, ठीक है, जरूरी नहीं है डीएल जो है नॉर्मल डायरेक्शन ही हो, ठीक है, ये कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। इसका हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई ये कहां से आया था, ठीक है, ये कैसे बना था, उसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो अब इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों इसको कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए हमें लाइन इंटीग्रल को समझना है। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। इसको क्या बोला जाता है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब आप एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको निकाला कैसे जाता है वो जरा समझते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। तो पहले लाइन इंटीग्रल को देख लेते हैं कि लाइन इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, उसके बाद वापस लौट के आएंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है इसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसे कोई, अब एक चीज आप ध्यान दो, जो लाइन इंटीग्रल है उसमें डॉट डीएल है। इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट हो रखा है भाई। यहां से ये वेक्टर निकलता है भाई, बोलिए, ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। दोनों का क्या लिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है और उसको फिर निकालना है अपने को, उसको फिर इंटीग्रेट करना है। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है। डीएल, डॉट डीएल का रखा हो तो उसको लाइन इंटीग्रल ही बोलते हैं। तो इसका मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट डीएल लेके इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम निकालने की कोशिश करते हैं पहले, बाद में फिर से हम ग्रेडियंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो पहले इस प्रोसेस को सीख लेते हैं कि ये क्या होता है, लाइन इंटीग्रल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो ध्यान रखिए लाइन इंटीग्रल में क्या जरूरी है, वेक्टर जरूरी है, और ये भी एक वेक्टर होना चाहिए, डॉट डीएल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, और मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपको कोई एक ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर है मेरे पास, और वो जो ए वेक्टर है वो है 3x² y³ i कैप माइनस x³ y² j कैप। सोचिए ये कोई वेक्टर है, ये मान लीजिए ग्रेड ऑफ f से आया है, ऐसे मान लो। आप इसको ये भी मान सकते हो कि ये कहां से मिला है, मुझे ग्रेड ऑफ f से मिला है, ऐसे मान लो। हालांकि मतलब मैं जरूरी नहीं है कि ग्रेड ऑफ f से ये मिला हो, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भाई वेक्टर देता है ना ये आंसर, एक वेक्टर को आंसर देता है, फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे मान लो। ठीक है, या फिर चलो कोई नया वेक्टर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे a डॉट dl निकालना है। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और कैसे निकालनी है, मुझे लाइन देनी पड़ेगी ना, dl किधर चल रहा हूं मैं, स्मॉल लेंथ। तो जरा देखिए आपको एक पाथ दे रखा है, फाइंड a डॉट dl अराउंड द पाथ शोन। आपको एक पाथ दे रखा है भाई, ये x है, ये y है, और पाथ कुछ इस तरह का दे रखा है। ठीक है, और पाथ क्या है सुनिए, ये है मेरा 1, ये है मेरा 2, और ये जो हाइट है ये भी दे रखी है। यहां पे जो हाइट है वो दे रखी है मेरे पास 1, और यहां पे जो हाइट है वो दे रखी है मेरे पास 2। ठीक है भाई, ये दे रखी है 2, और ये y है। अब सुनिए भाई, मैं यहां से यहां पे चल रहा हूं, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। ठीक है, ये सर्कल में जो दिखा रहा हूं इनको मैंने कैटेगराइज कर दिया, 3 पाथ है भाई, ऐसे जा रहा हूं, फिर ऐसे जा रहा हूं, फिर ऐसे जा रहा हूं। तो सोचिए मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहा हूं। ठीक है, मतलब आपको a डॉट dl निकालना है अलोंग पाथ 1। फाइंड a डॉट dl अलोंग पाथ 1। तो पाथ 1 के अलोंग आपको a डॉट dl निकालना है दोस्तों। इसका मतलब आप यहां से यहां पे जा रहे हो, आपको निकालना है a डॉट dl की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये कैसे निकालते हैं a डॉट dl? सबसे पहले ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ये बताओ, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो dl को क्या लिखोगे कार्टेशियन में, बताओ। dl होता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, यही होता है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका a डॉट dl ले लेता हूं। तो आप बताओ a डॉट dl क्या बनेगा। a डॉट dl की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या बनेगी बताओ। इसको i कैप के साथ डॉट लो तो ये बन जाएगा 3x² y³ dx प्लस नहीं माइनस, डॉट ले रहा हूं वही दोनों का, a डॉट dl निकाल रहा हूं, माइनस x³ y² dy। बोलिए दोस्तों सही लिखा है क्या। a का डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने dl के साथ, a डॉट dl आ गया मेरे पास। अब सुनो, अब मैं यहां से यहां पे चल रहा हूं, पाथ 1 तो यही है ना भाई। तो अगर आप इस पाथ पे ध्यान से देखोगे तो एट पाथ 1, ऑन पाथ 1 आप ये कह सकते हो, ऑन पाथ 1 y की पहले तो फिक्स है भाई, y तो मेरा फिक्स है, y बदल ही नहीं रहा, y की वैल्यू मेरी 1 पे है और ये फिक्स्ड है भाई। अगर y फिक्स्ड है तो dy की वैल्यू 0 आएगी, y में तो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है a डॉट dl की वैल्यू पाथ 1 पे क्या बन जाएगी बताओ, उसमें dy को 0 कर दो भाई। तो ये वाला कंपोनेंट मेरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 3x² y³ dx, केवल ये बचेगा दोस्तों, 3x² y³ dx ये बचेगा। और y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू क्या है 1, तो y की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये बन जाएगा 3x² dx। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि a डॉट dl को कैसे लिखेंगे। dl को लिख लो, और dl को लिखने के बाद आप जो है a डॉट dl निकाल लो। ठीक है, dl ये देख लो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके हिसाब से dl लिख लो। dl लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, a डॉट dl निकाल लेना है। तो a डॉट dl आ गया। उसके बाद आप देखो ऑन पाथ 1 पे हो आप, तो पाथ 1 पे y नहीं बदल रहा है। अगर y नहीं बदल रहा है तो dy को क्या कर दो 0, क्योंकि y तो बदल ही नहीं रहा, और y की वैल्यू फिक्स है 1 पे। तो dy 0 करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो आएगा लेकिन, और इसमें y की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, और x कहां से कहां तक बदल रहा है, 1 से लेकर 2 तक। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 3x² dx, और x कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक। सही है भाई। तो 1 से लेके 2 तक करोगे तो क्या बन जाएगा 3x⁻³ और 1 से लेके 2 तक आप ऐसे कर दो, ये कट गया यहां से, तो कितना आया 8 - 1।
ठीक है, तो 7 आ गया दोस्तों। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7, ए डॉट डी एल की वैल्यू पाथ 1 पे क्या बनेगी 7। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। पाथ 1 पे इसकी वैल्यू जो ए डॉट डी एल आएगा वो 7 आएगी। अब आइए पाथ 2 पे, अगर मैं आपसे पाथ 2 पूछ लूं कि पाथ 2 पे बताओ क्या बनेगा, ए डॉट डी एल की वैल्यू, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल। आप बोलोगे सर ये क्यों सीख रहे हैं हम लोग लाइन, क्योंकि आपको ग्रेडियंट थ्योरम में निकालना पड़ सकता है, कई बार चेंज ऑफ एफ निकालना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको ये लाइन इंटीग्रल करना आना चाहिए ना। पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालो, फिर डीएल के साथ डॉट लो और फिर उसका देखो लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो निकालना पड़ सकता है ना आपको, तो इसलिए लाइन इंटीग्रल को सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको लिखोगे अलोंग पाथ 1। नेक्स्ट आइए अलोंग पाथ 2। अगर मैं अलोंग पाथ 2 चलूं तो क्या होगा, अलोंग पाथ 2, तो पाथ 2 में बताइए क्या है। पाथ 2 में अलोंग पाथ 2 क्या है बताओ जरा। x की वैल्यू फिक्स्ड है, x इज इक्वल टू क्या है 2 है और फिक्स्ड है मेरा, x की वैल्यू फिक्स्ड है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर x की वैल्यू फिक्स्ड है मेरी, x बदल ही नहीं रहा, x की वैल्यू मेरी 2 पे फिक्स्ड है दोस्तों, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब a डॉट dl में dx को आप क्या कर दो 0, तो a डॉट dl की वैल्यू क्या बनेगी बताओ आप जरा। a डॉट dl जो आएगा दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई। बोलिए दोस्तों, माइनस ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया। ठीक है भाई, ये मेरा a डॉट dl आ गया। अब इसमें x की वैल्यू फिक्स है मेरी 2, तो 2 कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -8 वाई स्क्वायर डी वाई, ये बन जाएगा दोस्तों -8 वाई स्क्वायर डी वाई। और अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, -8 बाहर आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, और y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बताओ। तो a डॉट dl की जो वैल्यू थी अलोंग पाथ 2 वो मुझे पता चल गया। अब मैं इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, y मेरा 1 से 2 पे चेंज हो रहा है, तो 1 से लेके 2 लिख देंगे। ठीक है भाई, तो बताओ ये क्या बना, ये बना -8 और वाई स्क्वायर डी वाई करोगे तो क्या बन जाएगा y टू दी पावर 3/3, और ये 1 से लेके 2 तक आप कर दो, -8 मेरे पास बाहर आ गया। अपर लिमिट करोगे तो 8/3, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1/3, तो क्या बन जाएगा दोस्तों -8 इंटू 7/3। ठीक है, तो बन जाएगा -56/3। ठीक है, -56/3 आ जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि अलोंग पाथ 2 जो है वो क्या बनेगा, -56/3। एक बार कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना भाई, बाकी मेथड मेरा सही है। अब आइए अलोंग पाथ 3। तो अलोंग पाथ 1 जो है वो मेरा आंसर क्या आ रहा है, वो मैं आंसर को रेड पेन से लिख देता हूं। यहां पे आया मेरा आंसर 7, यहां पे क्या आंसर आया बताओ, यहां पे आंसर आया -56/3। अब आइए मैं अलोंग पाथ 3 और आ रहा हूं, तो अलोंग पाथ 3 देख लेते हैं क्या बनेगा। मैं रब कर रहा हूं भाई इसको, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा समझ आया। बाकी आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो वो माफ कीजिएगा, उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हो मुझे, ठीक है। तो चलिए अब आइए अलोंग पाथ 3। अलोंग पाथ 3 तो पाथ 1 आ गए, पाथ 2, पाथ 3 थोड़ा सा टेक्निकल है। पाथ 3 पे अगर आप देखोगे तो a डॉट dl की वैल्यू अलोंग पाथ 3, पाथ 3 मतलब यहां से यहां पे आ रहे हो, तो पाथ 3 जो है अलोंग पाथ 3, अगर ये भी निकालना हो, हालांकि सिर्फ अलोंग पाथ 1 पूछा था बट मैंने पाथ 2 भी निकाल दिया, पाथ 3 भी निकालो। पाथ 3 में x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। ध्यान से देखो, x आपका 2 से 1 पे जा रहा है, y आपका क्या हो रहा है बताओ, y भी आपका 2 से 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है यहां पे x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ना इसको जीरो कर सकते हो ना इसको जीरो कर सकते हो। इस बार x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन में a डॉट dl लिख देंगे। तो एक में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, एक में इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है बताओ, x के रेस्पेक्ट में है, और एक में इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में बताओ, y के रेस्पेक्ट में है। ठीक है भाई, एक में y के रेस्पेक्ट में है और एक में x के रेस्पेक्ट में। यहां पे dx है, यहां पे dy है। और x कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, x बदल रहा है मेरा 2 से लेके 1 पे, क्योंकि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हो। तो यहां पे x की वैल्यू 2 है, यहां पे x की वैल्यू 1 है, तो 2 से 1 पे आ रहे हो आप। और y कहां से कहां तक बदल रहा है, y आप यहां से यहां पे पहुंच रहे हो, तो y 2 से 1 पे आ रहा है भाई, तो y भी मेरा 2 से 1 पे जा रहा है। तो ये x के रेस्पेक्ट में आएगा, यहां पे y के रेस्पेक्ट में आएगा। अब सवाल ये उठता है
कि करें कैसे। यहाँ पे तो y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कैसे डिपेंड कर रहा है? और सिमिलरली यहाँ पे x को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, इस पाथ पे कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी थी, जैसे पाथ 1 में था, पाथ 2 में था। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और x और y की रिलेशन बनानी पड़ेगी। अब बताइए इस लाइन की क्या इक्वेशन आएगी? इसका स्लोप बता सकते हो भाई? इस लाइन का क्या स्लोप होगा अगर मैं ऐसे देखो तो स्लोप देखते टाइम हमेशा आप पॉजिटिव x की तरफ चला करो ऐसे। तो इसको फाइनल पॉइंट मानो, इसको इनिशियल मानो। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे सर फाइनल तो नीचे वाला पॉइंट है ना, क्योंकि आप नीचे पे आ रहे हो। जब भी आप लाइन की इक्वेशन बनाते हो तो लाइन की इक्वेशन में आप ये नहीं देखते हो कि भाई आपका पाथ, लाइन को पाथ की तरह, जब आप लाइन की इक्वेशन लिख रहे हो तो पाथ की तरह मत मानो उसको। फिर आप हमेशा आगे वाले पॉइंट को फाइनल पॉइंट माना करो और पीछे वाले को इनिशियल पॉइंट माना करो। तो स्लोप बताओ इस लाइन का क्या बनेगा? फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट डिवाइड बाई फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। स्लोप आएगा 1, क्योंकि x बढ़ रहा है तो हाइट भी तो बढ़ रही है ना, और x में अगर 1 बढ़ रहा है तो y में भी 1 बढ़ रहा है। अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y भी बढ़ेगा भाई। तो स्लोप इसका बनेगा 1। तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इक्वेशन में उल्टा नहीं चलेंगे, इधर इक्वेशन में हमेशा पॉजिटिव x की तरफ देखा जाता है। तो स्लोप आ गया इसका 1, तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1x। y इज इक्वल टू 1x लिखोगे। बट क्या ये सही है? y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स। ये मैंने आपको तरीका बताया था पहले लेक्चर में, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। y इज इक्वल टू 1x। अब सुनिए जरा, चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। जरा पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू क्या है? x है। y इज इक्वल टू x की वैल्यू है यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, ये मुझे पता चल गया। अब इससे क्या करेंगे बताओ? इससे बहुत आसान है भाई। अब तो क्या करो, अब यहाँ पे जो वेरिएबल थे उनको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बताओ? y की जगह x लिख सकते हो और यहाँ पे x की जगह y लिख सकते हो। सो अगर ये पूरी इक्वेशन y में रह जाए, ये पूरी इक्वेशन x में आ जाए। सोल्व करना आसान हो गया ना। ठीक है, तो आप जरा देखो इस पाथ पे आपकी ये कंडीशन है, x और y दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करूंगा तो y को बाहर नहीं ले सकते हो भाई, y जो है वो x का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे y को x की टर्म में पुट कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ? 3x टू दी पावर 5 आ जाएगा ये, और इंटीग्रेट कर दो इसको 2 से 1 माइनस यहाँ पे x की जगह पे y कर दो तो बन जाएगा y टू दी पावर 5। ठीक है, x को बाहर नहीं ले सकते हो भाई, x जो है y पे डिपेंड कर रहा है। तो y टू दी पावर 5 dy। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? ये बन जाएगा 3x टू दी पावर 6 अपॉन 6 2 to 1 माइनस y टू दी पावर 6 अपॉन 6 2 to 1। ठीक है भाई, तो जरा सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पे कट गया, 2 आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1/2 माइनस, देखो अपर लिमिट डाला तो 1 आ गया, यहाँ पे 1/2 माइनस 2 टू दी पावर 6 अपॉन 2 6 अपॉन 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यही आएगा भाई, बोलिए। अपर लिमिट करोगे तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 टू दी पावर 6 अपॉन 2। ये बन गया भाई, यहां से ही आ गया माइनस, इसमें अपर लिमिट डालोगे तो 1/6 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 2 टू दी पावर 6 अपॉन 6। सही है भाई, इस तरह से करोगे। तो अब इसको सोल्व करना है। ये अलोंग पाथ 3 आ गया। तो हमने तीनों पाथ के, आपने क्या कर दिया, तीनों पाथ पे अलग अलग पे आपने a डॉट dl निकाला। अलोंग पाथ 1 भी निकाल दिया, फिर पाथ 2 भी निकाल दिया, फिर पाथ 3 भी निकाल दिया। अगर आपसे कोई पूछता कि आप बताओ a डॉट dl का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, फिर क्या करते हैं? क्लोज्ड लाइन का मतलब तीनों को ऐड करना है, यहां से चले और वापस यहीं पे आ गए तो इन तीनों को ऐड करना है भाई, इसको और इसको, ये जो वैल्यू आई है इसको ऐड करके फिर मेरे पास आंसर आता है तीसरा। ठीक है, अगर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल पूछ लेता तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लाइन इंटीग्रल निकालना आपको समझ आया कि कैसे हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, ये तो कार्टेशियन में था, ये स्फेरिकल में भी हो सकता है, ये कैसे भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइन इंटीग्रल आपको थोड़ा समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लाइन इंटीग्रल पे, उसके बाद वापस आते हैं ग्रेडियंट थ्योरम पे। ठीक है, उसके बाद वापस आएंगे ग्रेडियंट थ्योरम पे।
चलिए क्यों ना ग्रेडियंट थ्योरम पे ही एक क्वेश्चन ले और लाइन इंटीग्रल भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, सुनिए भाई, मेरे पास एक टेम्परेचर फील्ड दे रखी है आपको, एक टेम्परेचर सरफेस दे रखा है। टेम्परेचर सरफेस का क्या मतलब है, या टेम्परेचर फील्ड बोल दो। आपको वो फील्ड कुछ ऐसे दे रखी है, 4x² y माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 20। ठीक है, मतलब ये जो है ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है आपको, या इज इक्वल टू मे बी आप लिख लो 4। ये कोई सरफेस की इक्वेशन है दोस्तों, और इस सरफेस पे टेम्परेचर आपको दे रखा है। ये कोई आइसोथर्म है भाई, आइसोथर्मल सरफेस है कोई, इसके ऊपर टेम्परेचर जो है आपका फिक्स है। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कोई सरफेस की इक्वेशन है, इस सरफेस पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इस सरफेस पे एक पॉइंट है मेरा, और वो पॉइंट है मेरे पास 1, 2, 1। चेक करो पहले ये पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस सरफेस पे। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूंगा तो y की वैल्यू क्या बनेगी, जरा देखो, 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 कर लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों। अगर मैं x की वैल्यू इस सरफेस पे 1 ले लूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, जरा देखो, y की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 3/2, तो यहां पे 3/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब, या फिर आप इसको 2 ले लो, x को 2 ले लो तो y 3 बन जाएगा। x को 2 ले लो भाई तो y 3 आ जाएगा। z की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा इस सरफेस पे लाई कर रहा है। आपको कैसे पता, सरफेस पुट करके देख लो भाई, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे और तो y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 4 आना चाहिए। चेक करते हैं भाई, जरा देखो, 4 x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, और y क्या हो जाएगा मेरा, y हो जाएगा 3 माइनस 2, x की वैल्यू क्या है 2। भाई ये देखो क्या आ रहा है, ये तो 4 नहीं आ रहा भाई, मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ भाई, गड़बड़ होगी, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 4 नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट सही नहीं लिखा मैंने, क्या मिस्टेक कर दी, 3/4 करना चाहिए मुझे यहाँ पे ना, 2 3/4, 3/4। अब चेक करो, अब चेक करो, अब सेटिस्फाई करेगा। तो 2 पुट करो x की जगह पे, सही है, y की जगह पे 3/4 पुट कर दो। ठीक है, और माइनस 2x, तो जरा देखो 4 से 4 कट गया, ओ यार अभी भी नहीं कर रहा कोई नहीं, चलो दूसरा पॉइंट लेते हैं। निकाल भी सकते हो ना आप, कैसे निकालोगे जरा देखिए। अगर कोई पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट पे p की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो y की वैल्यू बताओ पहले। x की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, जरा देखो यहाँ पे 4 इंटू x की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो ये बन गया -4 इज इक्वल टू 4 आएगा ना, देखो सही है भाई। तो यहां से 16y इज इक्वल टू क्या आ गया 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो यहां पे y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, x की वैल्यू मेरे पास 2 है, y की वैल्यू 1/2 है, z की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, z की वैल्यू कुछ, तो ये पॉइंट जो है इस सरफेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, इस सरफेस पे ये पॉइंट मेरा लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। सरफेस की इक्वेशन आपको दे रखी है दोस्तों। ठीक है, और इस सरफेस पे टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ ये पॉइंट है मेरा P। नाउ वी आर मूविंग टू Q। ठीक है, देयर इज वन मोर पॉइंट Q, और Q जो है वो आपको दे रखा है 4 3 2। ये है Q पॉइंट 4 3 2। आपको क्या बताना है, आपको बताना है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर if we move from P to Q, अगर हम P से Q पे मूव कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको टेम्परेचर में बदलाव बताना है क्या होगा, कि टेम्परेचर में कितना बदलाव होगा, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर बताना है। तो आप क्या करोगे, चेंज इन टेम्परेचर इस डायरेक्शन में, आप यहां से यहां पे जा रहे हो तो कैसे निकालोगे चेंज इन टेम्परेचर। इस सरफेस पे टेम्परेचर, आइसोथर्मल सरफेसेस हैं भाई। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, इस 4 को इधर ले आता हूं और इसको 0 कर लेता हूं। ये कोई आइसोथर्मल सरफेस है। ठीक है, अब अगर मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलूंगा इस तरफ, तो टेम्परेचर किस रेट से बदलेगा वो निकालना है मुझे। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, अगर इसके परपेंडिकुलर चलोगे तो टेम्परेचर किस रेट से बदलेगा वो निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, इसका ग्रेडियंट ले लो। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ f बताओ भाई क्या बनेगा। ये मेरा कोई f फंक्शन है, ठीक है, टेम्परेचर फंक्शन है भाई। ठीक है,
ये कोई सरफेस की इक्वेशन है और इस सरफेस पे टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो कोई बात नहीं। आप जरा ग्रेडियंट ऑफ एफ बताओ क्या बनेगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू अगर मैं देखूं दोस्तों तो क्या बनेगी बताओ। ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालो ना, तो क्या बन जाएगा ये इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लो, तो ये बन जाएगा 8xy माइनस 2i कैप। ठीक है भाई, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, फिर लो y के रेस्पेक्ट में, तो प्लस 4x स्क्वायर, बस 4x स्क्वायर बनेगा j कैप। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा और z के रेस्पेक्ट में तो खैर आएगा ही नहीं, तो ये बनेगा ग्रेड ऑफ f। ग्रेड ऑफ f क्या होता है बताओ कार्टेशियन में? कार्टेशियन में होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ f i कैप प्लस डेल f बाई डेल y j कैप प्लस डेल f बाई डेल z k कैप। ये आ गया दोस्तों, सही है। इस तरह से मेरे पास ग्रेड ऑफ f आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं डीएल लेंथ चल रहा हूं, यहां से यहां तक चल रहा हूं दोस्तों। अब मैं डीएल लेंथ चल रहा हूं, तो डीएल की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है, मुझे टेम्परेचर एट क्यू माइनस टेम्परेचर एट पी चाहिए, टेम्परेचर एट क्यू माइनस टेम्परेचर एट पी चाहिए। तो आप क्या करोगे बताओ, आप जो है आप लिखोगे ग्रेड ऑफ एफ, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर का इक्वेशन है भाई, इस सरफेस पे टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है ना, उसकी इक्वेशन है ये। ठीक है, चाहे तो आप इसको टी मान लो, चाहे आप इसको एफ मान लो, एक ही बात है। ठीक है, डॉट डीएल करना है और आपको पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे चलना है। ठीक है भाई, तो डीएल की वैल्यू क्या लिखोगे? डीएल मेरा कार्टेशियन में क्या बनेगा दोस्तों, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, यही तो बनेगा भाई। तो अब जरा डॉट लो जरा, तो ग्रेडियंट ऑफ f डॉट dl, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ जरा, वो बन जाएगी 8xy माइनस 2dx, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर dy। बस आपको x में और y, z में तो आया ही नहीं कुछ, z में तो फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको। ठीक है, z में अगर मूव कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको ये आंसर निकालना है दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें भाई? ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, 8xy माइनस 2dx। ठीक है, और x में इंटीग्रेट, x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, प्लस 4x स्क्वायर dy। y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बताओ, हाफ से लेके 3 तक, हाफ से लेके 3 तक। लेकिन आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो ऐसे, ये आ जाएगा टेम्परेचर एट Q माइनस टेम्परेचर एट P। इसको सोल्व करना है दोस्तों, क्योंकि आपने क्या किया, आपने ये ग्रेड ऑफ f निकाल लिया, फिर डॉट dl कर दिया, और फिर अब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्यों नहीं यहां से आप आगे बढ़ सकते? इसकी दिक्कत है दोस्तों, दिक्कत यह है कि यहां पे आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो और y को आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, y को कांस्टेंट नहीं मान सकते हो, क्योंकि y भी तो बदलेगा मेरा। ठीक है, y भी तो बदलेगा ना, पॉइंट को समझिए भाई। तो अब क्या करें फिर, अब आपको कोई ना कोई पाथ लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई पाथ लेना पड़ेगा। अब कैसे लें पाथ? z में चलने से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, z में चाहे यहां पे 2 होता चाहे यहां पे 1 होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो एक काम करो ना, आप z वाले में 1 ही ले लो ना, सही है, क्योंकि z में तो वैसे भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा आपको भाई। जब आप यहां से यहां पे मूव करोगे तो z में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा ना आपका, z में तो कोई dz आ ही नहीं रहा भाई, और z का कोई वेरिएबल भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर z में 2 की बजाय यहां पे 1 भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप 2 को 1 बना लो भाई, यहां से आप कहां पे आ जाओ, 4 3 1 पे, तब भी आंसर सेम ही आएगा। सही है, 4 3 1 पे अगर आ जाओगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि 1 से 2 पे जब जा रहे थे z में, तो उससे कोई फर्क ही नहीं, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए z की जगह 1 की 1 ही कर देता हूं। इसका मतलब हाइट में सेम लेवल पे जा रहे हो, केवल x और y बदल रहे हैं। x में पहले 2 और हाफ से 4 और 3 पे जा रहे हो, तो कैसे जाओगे? आप एक काम करो ना, आप ऐसे चलो, आप देखो x एंड y को ले लो, ऐसे इधर ले लो x, इधर ले लो y। अब 2 तरीके हैं, एक पॉइंट है P जिसमें x कहां पे है, 2 पे है, और y कहां पे है, हाफ पे है, और दूसरा पॉइंट है जिसमें x जो है वो कहां पे है बताओ। इस पॉइंट को थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं भाई, ये पॉइंट है 2, हाफ, और ये वाला P पॉइंट है। अब दूसरा जो पॉइंट है Q, उसमें x कहां पे है बताओ, x है मेरे पास 4,3 पे, y जो है हाफ से 3 तक जा रहा है, x 2 से 4 तक जा रहा है।
और z की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z चाहे आप 1 से 2 पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, z में कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। अब आपको यहां से यहां पे जाना है, तो पाथ चाहिए आपको भाई, तभी तो डॉट dl लोगे, तभी तो आप इक्वेशन लिखोगे। तो आप ऐसे पाथ बना लो, या तो आप सीधा बना सकते हो, सीधा कर सकते हो, उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, या फिर आप ऐसे कर लो, ऐसे आए और ऐसे आए, ठीक है। तो पहले आप 2 से कहां पे आ जाओ, 2 से 4 पे आ जाओ, x में वेरी करो सिर्फ, और y को कांस्टेंट कर दो हाफ पे। फिर आप क्या करो, फिर आप 4 से यहां पे आ जाओ, मतलब ये जो सिर्फ y को चेंज करो, फिर x में कांस्टेंट कर दो। तो ऐसे आप p से q पे पहुंच सकते हो, बोलिए। या एक तरीका और भी था, डायरेक्ट आप p से q पे भी जा सकते हो, ऐसे भी तो जा सकते हो, ऐसे भी तो जा सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी जा सकते थे आप, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली दोनों से सेम आंसर आएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सेम आंसर आए। यहां पे सेम आंसर आएगा, यहां पे सेम आंसर आएगा। फिलहाल सेम कब नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, बट फिलहाल सेम आंसर आएगा, ठीक है। फिलहाल ये 100% सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आप चाहे इस पाथ से चलो, चाहे आप इस पाथ से चलो, आपको p से q पे चलना है, और आपको क्या निकालना है, इसका डॉट dl निकालना है। तो सबसे पहले जरा देखो पाथ, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, पाथ 1 और पाथ 2, क्योंकि इससे ऐसे चलना थोड़ा आसान है। ऐसे चलने के लिए आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और फिर उसमें डालना पड़ेगा, जबकि ऐसे चलना मेरे लिए थोड़ा आसान है भाई, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे मूव करेंगे। तो पहले बताइए, पहले पाथ 1 पे क्या है बताओ जरा, पाथ 1 पे इसको सोल्व करते हैं। पाथ 1 पे f डॉट dl ये है, और इसको सोल्व करते हैं। पाथ 1 पे अगर आप ध्यान से देखोगे, पाथ 1 पे मेरा y नहीं चेंज हो रहा, तो dy की वैल्यू को क्या कर दोगे, 0, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं पाथ 1 एंड पाथ 2 के लिए सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। पाथ 1 एंड पाथ 2 के लिए सोल्व कर रहा हूं। तो पाथ 1 पे चलते हैं सबसे पहले। तो पाथ 1 पे अगर आप चलोगे तो क्या आएगा बताओ जरा, पाथ 1 पे जब चलोगे तो dy की वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल ये बचेगा 8xy माइनस 2 dx। और y की वैल्यू को आप क्या पुट कर सकते हो बताओ, y की वैल्यू को हाफ पुट कर दीजिए, y मेरा हाफ है कांस्टेंट, तो y की वैल्यू को हाफ पुट करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 4x, 8x की बजाय 4x आ जाएगा। और इंटीग्रेशन लेना है, x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 2 से लेके 4 तक, सही है भाई। प्लस आप आइए, प्लस अब अगला ये तो पाथ 1 का हो गया, अब उसी में फिर पाथ 2 भी तो ऐड करना है ना, दिस प्लस दिस करना है। पाथ 2 पे आपका x नहीं वेरी कर रहा, सिर्फ y वेरी कर रहा है, तो ये लिखना पड़ेगा 4x² dy, ये पाथ 2 पे आ गया। y कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, हाफ से लेके 3 तक, लेकिन इस पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, x इज 4, तो x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। x की वैल्यू जो 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा। तो जरा देखिए दोस्तों क्या बनाइए, ये बन गया 4x² by 2 माइनस 2x, ठीक है भाई। और लिमिट क्या है, 2 से लेके 4 तक, बोलिए दोस्तों सही है क्या, 4x² by 2 और यहां पे माइनस 2x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 है, ठीक है। प्लस यहां पे क्या बन गया 64y, हाफ से लेके 3 तक गए हो, ठीक है। तो अब जरा इसको सोल्व करो भाई, इसमें अगर आप करोगे तो यहां से ये कट गया 2, और ये देखो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 यहां पे आ गया माइनस 8, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, 4 पुट करोगे तो 8, 8 माइनस 4, ठीक है। प्लस अब ये आ जाओ 64 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जरा देख लो इसकी वैल्यू क्या बनी, ये बना मेरे पास 24, ठीक है, -4, तो 20 आ गया, तो इसको सीधा सीधा 20 लिख देता हूं, 20 प्लस ये कितना आ गया बताओ, 64 इंटू 2 करोगे तो 128, 128 में 32 और ऐड कर दो तो देख लो 0 और 6 160, तो 160 और ऐड कर दो, आंसर आ गया 180। इसका मतलब इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा 180, इसका जो आंसर आएगा वो 180 आएगा। आप पॉइंट को समझो भाई कैसे हमने मूव किया इसके ऊपर, ठीक है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले हो, ठीक है। तो आपको बताना है चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 180 आएगा, ठीक है, 180 का चेंज इन टेम्परेचर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया भैया, ठीक है। वैसे रैंडम क्वेश्चन मैंने बनाया था, रैंडम क्वेश्चन फ्रेम किया है, बट आप इसका मतलब समझिए कि कैसे आप जो है ना निकालोगे। आप बोलोगे सर इस पाथ से भी सेम आंसर आता है क्या, बिल्कुल सेम आंसर आता, इस पाथ से भी सेम आंसर आता, इस पाथ से भी सेम आंसर आता, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखिए किसी भी ऐसे a डॉट dl ले रहे हो ना, a डॉट dl ले रहे हो और आप लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो,
किसी P पॉइंट से Q पॉइंट पे आपको जाना है, तो चाहे आप इस पाथ से जाओ, चाहे आप टेढ़ा मेढ़ा जाओ, चाहे आप इस पाथ से जाओ, आपका आंसर सेम आएगा। कब आपका आंसर सेम आएगा? आप किसी भी पाथ से चले जाओ P से Q पे, आपका आंसर सेम आएगा। कब? जब ये A जो है ये किसी दूसरे फील्ड के ग्रेडियंट से आया हो। अभी आगे चल के समझोगे आप, अगर आपको अभी याद रखना है तो इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद भी रख सकते हो। अगर आप A डॉट dl निकाल रहे हो किसी भी पॉइंट P से किसी भी पॉइंट Q तक, तो आप कोई भी पाथ फॉलो करो दोस्तों, आपका सेम आंसर आएगा। आपका सेम आंसर आएगा P से Q तक का। अगर मेरा जो ये A वेक्टर है ये किसी दूसरे स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से आपको मिला हो। अगर ये कोई रैंडम ले लिया ना, फिर ऐसा नहीं होगा। रैंडम ले लिया तो फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में, मुझे पता नहीं पिछले क्वेश्चन में A जो था वो ग्रेडियंट ऑफ F से आया था कि नहीं आया था, तो आप ऐसे मान नहीं सकते हो A को कि ग्रेडियंट ऑफ F मान लो आप A को, ठीक है। ऐसे हर केस में इसको A नहीं लिख सकते हो। A कोई रैंडम वेक्टर भी तो हो सकता है। तो किसी भी रैंडम वेक्टर पे आप A डॉट dl लगा रहे हो और P से Q निकाल रहे हो, तो पाथ डिपेंडेंट होता है। फिर ये अगर A कोई रैंडम वेक्टर है सोचिए, और आप P से Q पे जा रहे हो, तो अलग अलग पाथ पे अलग अलग आंसर देगा ये आपको, ठीक है। बट अगर A वेक्टर जो है इस तरह से अचीव हुआ है आपके पास, A वेक्टर किसी दूसरे स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से आपको मिला है, तो आप किसी भी पाथ से चलो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। याद रखिए इस पॉइंट को। इसलिए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच गए। हम P से Q पे जा रहे थे, चाहे तो ये पाथ से चले जाओ, चाहे ऐसे पाथ से चले जाओ, आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा दोस्तों। आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, ये हम देखेंगे अभी। बट आप पहले इसको इस ऑपरेशन को निकालना सीखिए, ग्रेडियंट थ्योरम को सीखिए कि ग्रेडियंट थ्योरम कैसे निकाली जाती है, कैसे लगाई जाती है ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है। तो पहले हम ग्रेड ऑफ F निकालेंगे। ग्रेड ऑफ F निकाल लिया हमने, और उसके बाद डॉट dl लिया, ये आ गया। अब इसका लाइन इंटीग्रल लेना है, dl के साथ इंटीग्रेट करना है, इसको लाइन इंटीग्रल लेना है भाई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट क्या करता है, ये लाइन इंटीग्रल क्या चीज होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको भी जरा देखते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। बट फिलहाल जो है आप इसको समझिए भाई कि ये कैसे होता था और इसको कैसे हम देखेंगे, ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट थ्योरम है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है, अभी अगला एपिसोड जो है वो इसी पे रहेंगे हम लोग, लाइन इंटीग्रल पे इसका मतलब देखेंगे, एक दो क्वेश्चन को और सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू।